नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों एवं मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही गंभीर विषय लेकर उपस्थित हैं जो एजुकेशन से संबंधित है। अपेक्षित अधिगम स्तर। तीन टर्म हमारे पास हैं: अपेक्षित अधिगम स्तर, दूसरा न्यूनतम अधिगम स्तर, तीसरा आपका अपेक्षित अधिगम प्रतिफल। इन तीन शब्दों को परिभाषित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति, जिसमें न्यूनतम अधिगम स्तर की बात कही गई है, उसकी संप्राप्ति की बात का प्रयास किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है। ठीक, अपेक्षित अधिगम स्तर अर्थात इसको तीन तरह से मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा और इसको गंभीरता से आप लेंगे। और ये है डीएलएड, बीएड, एमएड और अन्य एजुकेशन से संबंधित पाठ्यक्रमों में, पाठ्यचर्याओं में और वाइवा आदि में पूछा जाता है, नेट स्लेट आदि में। तो अपेक्षित अधिगम स्तर सबसे पहले आप समझिए कि क्या होता है, यानी क्या अभिप्राय है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ लर्निंग, यानी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ लर्निंग से अभिप्राय यह है कि शिक्षक के दक्षता आधारित शिक्षण द्वारा छात्रों को अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त कराया जाए। यानी आशातीत, यानी कि उद्देश्य जो बने हैं उनके अनुसार पाठ्यक्रम बना है और उस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है उससे ऐसा समायोजन शिक्षण में हो जिससे उन उद्देश्यों को बालक पूरा कर सके। ठीक, यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई। अर्थात यदि इसको और विशेष रूप से देखें तो इसके माध्यम से शिक्षक की जवाबदेही तय करने का कार्य किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। यही प्रयास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कि शिक्षक की जवाबदेही, शिक्षक के कौशलपूर्ण शिक्षण के द्वारा अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कराना बाध्यकारी बनाया जाए। ठीक, क्लियर हो गया। इसको दूसरे शब्दों में देखें तो अपेक्षित अधिगम स्तर से तात्पर्य शिक्षक शिक्षण के द्वारा अधिगम स्तर की पता लगाने से है। यानी अधिगम स्तर का पता लगाएं कि वह अधिगम आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब होता है, अपेक्षित माने जो एक्सपेक्टेड है, और अधिगम माने लर्निंग, और लेवल माने जो उच्च, यानी किसी कक्षा में सबसे ज़्यादा किसने सीखा और सबसे कम किसने सीखा, वही स्तर कहलाता है, वही एवरेज या औसत कहलाता है, उसी को हम लेवल कहते हैं। ये तीन शब्दों से बना है मिलकर, ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसे आप ध्यान देकर समझने की कोशिश करें। तो शिक्षक शिक्षण के द्वारा अधिगम स्तर का पता लगाने से है कि शिक्षक द्वारा सिखाए जाने वाले अधिगम की श्रेणी अपेक्षित अर्थात वांछित उद्देश्यों के अनुसार है या नहीं है का पता किया जाता है या पता लगाने से है। और इसको पता कौन करता है? शिक्षक करता है। शिक्षण अपने शिक्षण के दौरान यदि अपेक्षित अधिगम स्तर का पता लगाता रहेगा तो उसका शिक्षण दक्षतापूर्ण, कौशल युक्त बना रहेगा और उपलब्धि अच्छी प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए, यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं तो शिक्षक अपेक्षित अधिगम स्तर को पूरा करने के में सक्षम होगा। यानी या कह सकते हैं उसका शिक्षण अपेक्षित अधिगम स्तर का होगा। क्लियर होगा ये? अब देखिए हम न्यूनतम अधिगम स्तर को देखते हैं, यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। इससे अभिप्राय है या तात्पर्य है
कि अपेक्षित अधिगम स्तर के मिनिमम लेवल से है। अभी हमने बताया औसत का मतलब होता है किसी कक्षा में बालक ने उद्देश्य को सबसे ज़्यादा सबसे अधिक किसने प्राप्त किया और कितने बच्चों ने, और कितने बच्चों ने निम्न स्तर का प्राप्त किया, यानी सबसे कम सीखा किसने, सबसे ज़्यादा सीखा, वही तो एवरेज है और वही स्तर या लेवल, उसी को हम कहेंगे कि वांछित। वांछित का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम जो उद्देश्य पूरे कर रहे होंगे मैक्सिमम की तरफ ज़्यादा हो। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे जब हम मैक्सिमम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो मिनिमम यानी सबसे कम किस बालक ने सीखा उसका पता लगाने से है। जैसे जिसे नीतिकारों ने पासिंग मार्क के रूप में माना है, यानी जो पास हो रहा है बच्चा, इसका मतलब है वो 30%, ये नहीं पूरे पास होने वाले बालक नहीं माने जाएंगे इसमें केवल 33% यदि निर्धारित किया गया है पास होने का, तो 33% मार्क्स पाने वाले मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में गिने जाएंगे या उनकी गणना इसी में होगी। इसको अब हम दूसरे शब्दों में देखते हैं कि न्यूनतम अधिगम स्तर से अभिप्राय यह है कि शिक्षक अपने शिक्षण में अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति करने में यदि अक्षम हो तो वह यह ज्ञात करने का प्रयत्न करता है कि कक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है। जब शिक्षक न्यूनतम अधिगम स्तर की जानकारी कर लेता है तो शिक्षण में सुधार करके वह अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जैसे अध्यापक जो पढ़ाता है सिखाता है उसे बालकों में पूरा सीख ले तो वह शिक्षण अपेक्षित स्तर का होगा, और यदि बालकों ने अपेक्षित स्तर को नहीं प्राप्त किया है या करने में सक्षम न हो पाए तो अध्यापक यह पता करने का प्रयत्न करता है कि छात्रों ने कम से कम कितना सीखा, यानी कि न्यूनतम अधिगम स्तर, इसे ही न्यूनतम अधिगम स्तर की संज्ञा दी जाती है। अब इसको न्यूनतम अधिगम स्तर से बढ़ाने का वह प्रयत्न करता है अपने कौशल, दक्षता, सिद्धांतों और टीएलएम आदि का प्रयोग, प्रेरणा आदि का प्रयोग करके, वह प्रोत्साहन, पुनर्बलन आदि करके वह आगे अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने या कराने का प्रयत्न करता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रहती है और शिक्षक की जवाबदेही यह राष्ट्रीय शिक्षा नीतिकारों ने तय कर दी। क्लियर हो गया? अब देखिए हम बताएंगे आपको कि अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल से मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड लर्निंग रिजल्ट, यानी कि जो हमने अपेक्षा की है बालकों से या जो मैंने पढ़ाया है और जो मैंने शिक्षण कराया है वह उद्देश्य के अनुरूप ही कराने का प्रयत्न किया है, तो उसमें सफलता कितनी प्राप्त हुई। तो हमारा पर्याय उस कौशल युक्त शिक्षण से है जिसके द्वारा आशातीत, यानी कि जो उद्देश्य है उद्देश्य के अनुसार हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, इसी को वांछित कहा गया है। तो आशातीत गुणवत्ता युक्त अधिगम परिणाम अर्जित किया जा सके, यानी अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का मतलब होता है कि इस शब्द की व्याख्या किया जाए तो इसका मतलब यह हो गया कि अपेक्षित अधिगम स्तर और न्यूनतम अधिगम स्तर और अपेक्षित अधिगम प्रतिफल, यानी अपेक्षित अधिगम स्तर जो था उसका प्रतिफल हमें अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए, यानी कि सभी बच्चे उच्च श्रेणी में पास। मान लीजिए एक कक्षा का विद्यार्थी सभी फर्स्ट डिवीजन आए, इसका मतलब क्या हो गया, अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कर लिया है, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल मिल चुका है। लेकिन सभी थर्ड डिवीजन पास हों तो ये इसका मतलब अपेक्षित अधिगम स्तर नहीं प्राप्त हुआ और न्यूनतम अधिगम स्तर पर सभी बालक हैं, यानी कि अध्यापक के शिक्षण में
प्रश्नवाचक लग रहा है। शिक्षण नीतियों का, पद्धतियों का, सिद्धांतों का, सूत्रों का और तकनीकियों का बेहतर या प्रचुर मात्रा में, उचित मात्रा में प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण यह परिणाम न्यूनतम रहा। ठीक है, और न्यूनतम यानी पासिंग मार्क भी नहीं पाया है, इसका मतलब उस शिक्षण की गुणवत्ता जीरो है, जीरो, यानी 33 से भी डाउन है सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, यानी न्यूनतम अधिगम स्तर को भी उसने प्राप्त नहीं किया है। क्लियर। अब हम तीसरे रूप में इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर हेतु अधिगम के न्यूनतम स्तर का निर्धारण किया गया। यानी हर कक्षा में और हर विश्वविद्यालय ने, हर जगह है, ये निर्धारित कर दिया गया कि इतना पासिंग मार्क है, अर्थात उतना प्राप्त करने वाला विद्यार्थी ही गुणवत्ता में प्रवेश करेगा, यानी उतनी ही गुणवत्ता है कि पासिंग मार्क भर का, तो ये न्यूनतम हो गया। ठीक है, यानी न्यूनतम अधिगम स्तर से अभिप्राय यह है कि शिक्षा का वह अनिवार्य पक्ष जो एक निश्चित समय में औसत मानकों में पूरा किया जाए। क्लास 1 में है या 2 में है, 3 में है, खासकर विद्यालयों में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा यह संस्तुति दी गई थी। यानी अधिगम स्तर को न्यूनतम या अधिकतम किसी भी स्तर तक लाया जा सके, यह प्रयास किया गया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मुझे। अब देखिए कि स्तर जो खाली हम स्तर को यदि देखें तो आप तो ये जानते ही हैं कि न्यूनतम, ये सभी लोग जानते हैं, न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों से बना है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, न्यूनतम का अर्थ होता है कम से कम, यानी कम से कम पासिंग मार्क की हम आशा अवश्य करते हैं। अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात सीखने की जीवनोपयोगी दक्षताओं को प्राप्त करना या उन दक्षताओं को अर्जित करना, हासिल करना, या सीधे कहें तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक, वहाँ न्यूनतम का आशय व्यक्ति की उस मानसिक क्षमता से है या मानसिक औसत क्षमता से है जो उसमें जरूर होनी चाहिए, अवश्य आ जानी चाहिए। ठीक, स्तर शब्द से औसत से आशय है कि औसत मानसिक क्षमता से प्राप्त जो उपलब्धि प्राप्त करे। दक्षता का अर्थ देखा जाए तो किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कर लेने की क्षमता उसमें आ जाए, तो इसका मतलब दक्षता। यानी हम यदि शिक्षक हैं तो जो हम दक्षतापूर्ण शिक्षक देंगे, यानी हम अपने शिक्षण को उत्तम और प्रभावी बना सकेंगे, और जब यह कर सकेंगे तो अर्जित जो ज्ञान होगा बालक का, जो अनुभव होगा, जो अनुभव हम करा सकेंगे उसको, इस अधिगम अनुभव, तब वह अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा और वह दक्षतापूर्ण शिक्षण कहलाएगा और वह दक्षता प्राप्त कर लेगा, यानी कि अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकेगा। और आगे थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं कि जब विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक दक्षताओं की प्राप्ति में निपुण हो जाए, पारंगत हो जाए, प्रवण हो जाए, तब उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता की संज्ञा प्रदान की जाती है। यानी पासिंग मार्क ऐसे थोड़ी निर्धारित कर दिया गया है। और यह प्रयास है नीतिकारों का कि अधिक से अधिक बालक अधूरी प्राथमिक शिक्षा से बढ़कर गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्राप्त करें। इसलिए अधिगम, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल और न्यूनतम अधिगम स्तर और अपेक्षित अधिगम स्तर की बात नीतिकारों ने की। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र के भिन्न भिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर कहीं उच्च है और कहीं निम्न है, इसीलिए अपेक्षित अधिगम स्तर और न्यूनतम अधिगम स्तर को एक परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया नीतिकारों के द्वारा कि सब कहीं उसकी संप्राप्ति समान रूप से हो, यानी गुणवत्ता को बरकरार किया जा सके, रखा जा सके। शिक्षा में गुणवत्ता की समानता को भी और न्यूनता को भी प्राप्त किया जा सके, उसका निर्धारण इसीलिए किया गया। शिक्षक का कार्य एक नाविक की तरह है जो बालकों को विद्यालय में रोल
यानी नामांकित करता है और पाठ्यक्रम रूपी नाव में बैठाता है उसे, और सहायक सामग्री और शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सिद्धांतों की सहायता से नदी के इस छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। ठीक, इतनी बात बहुत जरूरी है। अब प्रतिफल के संदर्भ में कि अपेक्षित अधिगम प्रतिफल से तात्पर्य शिक्षण की दक्षता से होता है। ठीक है, और शिक्षण की दक्षता है, शिक्षण कौन करता है? शिक्षक करता है, यानी शिक्षक की दक्षता, प्रवणता, पारंगतता, कुशलता से है। ठीक, और इसमें अधिगम की सफलता शिक्षक के दक्ष शिक्षण क्रिया के द्वारा ही संभव होती है। यानी कि जब हम इस प्रकार का शिक्षण अध्यापक द्वारा होगा तो आपका अपेक्षित अधिगम प्रतिफल अवश्य प्राप्त होगा। और अपेक्षित अधिगम प्रतिफल प्राप्त कराने के लिए हमें उसमें प्रेरणा भरनी पड़ेगी, उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, पुनर्बलन करना पड़ेगा, नई तकनीकियों, नवाचारों का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसकी अभिवृत्तियों का विकास करने का कार्य करना पड़ेगा, व्यक्तित्व का सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, उसको पुरस्कार या स्वीकारात्मक वचन कहने पड़ेंगे, और वास्तव में उन क्रियाओं या शिक्षण की उन क्रियाओं के द्वारा उसे प्रभावित करने का प्रयत्न करना पड़ेगा जिसके द्वारा वह अधिगमित अनुभव जनित अधिगम कर सके। धन्यवाद। आशा है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, डिटेल मैंने ज़्यादा कर दिया, 3 तरह से समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन आप पूरा वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो अवश्य समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब न किए हों तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।